एक्सरसाइज 3.4 में एक नई विधि और क्वेश्चन भी कह रहा है कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके और यहाँ पे हम लोग विलोपन विधि से आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन नंबर 1 x + y = 5 और यहाँ पे हम लोग विलोपन विधि पे बात करेंगे। अगर क्वेश्चन देकर अगर खास विधि पूछ ले कि इस विधि से आप हल करें, तो हमारे लिए मजबूरी होगी कि उसी विधि से हम लोग को हल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि पे बहुत बात कर चुके हैं। इसलिए विलोपन विधि पे हम लोग यहाँ पे इस विधि से हल करते हैं। ये x प्लस, अब विलोपन विधि में करते क्या है हम लोग कि हमारा हर इक्वेशन में दो चर पद है, x और y दोनों में रहेगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि दोनों इक्वेशन को या तो आवश्यकता पड़ने पर जोड़ेंगे या घटाएंगे, और उसके उपरांत क्या करेंगे कि कोई एक टर्म हमारा कैंसिल हो जाए, और फिर जब कैंसिल हो जाएगा तो दूसरा टर्म बचेगा और दूसरा टर्म से हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे और फिर उस मान को किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो वो हमारा हल निकल जाएगा। वो देखते हैं कि क्या क्या करना है। ये हमारा इस क्वेश्चन का पहला जो नंबर है वो है पहला इक्वेशन x + y = 5। ये हमारा पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन हमारा 2x - 3y = 4 है। 2x - 3y और बराबर 4, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा विलोपन विधि में कि अगर आपका कोई टर्म मतलब चर पद में कोई भी पद अगर दोनों में समान है तो फिर उसको हम प्लस या माइनस करके उसको कैंसिल करा देंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर x है और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे 3y है, इसलिए ये कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल तभी होगा जब ये पद और ये पद आपस में बराबर हो। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम x को बराबर करना चाहें तो इक्वेशन 1 को आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 2y और = 10। या दूसरा आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से करेंगे तो 3x + 3y हो जाएगा। तो ये वाला y वाला पद दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि इक्वेशन 1 को 2 से अगर हम गुना करें तो इसका यानी इक्वेशन 2 का ये पद और फिर इक्वेशन 1 पे 2 से गुना करने के उपरांत ये पद दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, ये हमारा टू, यहाँ से 2 का मतलब हो गया कि इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x + 2y और = ये 10। अब चूंकि हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे दिए थे, अब यहाँ पे हम लोग एक अलग इक्वेशन नाम देते हैं और ये इक्वेशन 3 और हमारा ये इक्वेशन 2। अब क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा समान है, और यही हम लोगों को करना है। अगर दोनों समान रहे तो इक्वेशन में कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ करनी पड़ी है क्योंकि दोनों को बराबर हम लोगों को करना था। अब देखिए, अब इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 को अगर हम घटाएं तब क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे कि अलग अलग इक्वेशन में कभी जोड़ना पड़ेगा, कभी घटाना पड़ेगा, और कब जोड़ना पड़ेगा कब घटाना पड़ेगा वो क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन का क्या मतलब है, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को हम घटा रहे हैं, और इक्वेशन 2 है हमारा 2x - 3y और = 4, और इक्वेशन 3 हमारा है 2x + 2y और = ये हमारा 10। और चूंकि घटाना है, पहले से हम लोग जान रहे हैं कि जो लास्ट टर्म है जिसमें घटा रहे हैं उसका चिन्ह बदलेगा। ये प्लस है तो ये माइनस, इसका प्लस माइनस, और ये प्लस है तो ये माइनस। क्या देखेंगे कि ये प्लस और पहले से
इसका जो है वो नहीं देखा जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म एक का प्लस में है और दूसरे का माइनस है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब ये -3y और फिर ये -2y, पहले से जो चिन्ह है उसको अब नहीं देखना है, चिन्ह बदलने के बाद जो चिन्ह है अब सॉल्व करने में उसी चिन्ह को ध्यान में रखना है। अब ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3y और 2y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5y, और चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, और इक्वल टू फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, और प्लस माइनस माइनस, 10 में 4 को घटाएंगे तो 6, और चिन्ह हमारा माइनस का ही रहेगा। अब क्या निकल कर आया कि -5y और इक्वल टू -6, और ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर हम लिख सकते हैं ना 6/5। ये y का मान हमारा निकल कर आया 6/5। अब क्या करना है हम लोगों को कि इस y का मान हम लोगों को इक्वेशन 1 में, जो सबसे आसान इक्वेशन है, अगर हम रखें तो वहां से हमारा x का मान निकल आएगा इक्वेशन 1 में रखने पर। और इक्वेशन 1 है हमारा x + y = 5, और x और y का मान हमारा 6/5, और अब x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5 और माइनस, तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस में जाएगा, और इसलिए एलसीएम लेंगे, ये 5, ये हमारा 25, और फिर यहाँ पे ये 6 और 3 19 और 5। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये हुआ ना, यहाँ 5 है, मुझे 5/1, तो भाग देंगे 5 को 1 से, तो 5 और 5 गुना 5 25 हो गया, और फिर 5 कैंसिल हो गया, ये 6, 25 में 6 को घटाएं 19, 19/5। अब ये हमारा x का मान जो निकल कर आया वो 19/5, और y का मान जो हमारा निकल कर आया वो 6/5, और यही हम लोगों को निकालना था, और यही हमारा आंसर हुआ। ये विलोपन विधि। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मेन फोकस क्या करना है कि टर्म्स को आपस में बराबर कर देना है ना। अब जब बराबर हो गया तो एक टर्म हमारा आराम से कैंसिल हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और बाकी जो टर्म बचेगा उससे हम आगे हल करेंगे, और फिर उस मान को फिर किसी इक्वेशन में रखकर हम लोग दूसरे चर पद का मान आराम से निकाल सकते हैं, और जैसा कि हम लोग यहाँ पे किए। और क्वेश्चन नंबर 2 है वो विलोपन विधि से ही इस समीकरण। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। विलोपन विधि में मतलब कोई भी दो चर पद जो दो समीकरण में अलग अलग जगह पे है उसको बराबर करना रहता है। अगर बराबर है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो उसको दोनों को समान करना है। अगर हम यहाँ पे देखें पहले इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन में x के साथ यहाँ पे 3x है और दूसरे इक्वेशन में 2x है। अगर इसको बराबर करना चाहें तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन में 2 से गुना करेंगे और इक्वेशन 2 को 3 से गुना करेंगे, तब जाकर ये दोनों टर्म हमारा अलग अलग इक्वेशन में 6x के टर्म में आएगा, और फिर ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम y के टर्म को देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगा। ये कैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले इक्वेशन में 4y है और दूसरे इक्वेशन में ये 2y है। अगर दूसरे इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म 2 दूनी 4y, और फिर पहले इक्वेशन में ये दोनों टर्म हमारा समान हो जाएगा। तो फिर जब समान हो गया तो फिर विलोपन विधि से हम बहुत आसानी के साथ इसको समीकरणों का हल कर सकते हैं। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x वाले टर्म को हमको विलुप्त करना है या ख़त्म करना है। अगर बहुत आसानी के साथ y वाले टर्म को हम विलुप्त कर सकते हैं तो हम इस स्थिति में y के टर्म को ही मतलब बराबर करना चाहेंगे और विलुप्त करना चाहेंगे। अब यहाँ पे पहला इक्वेशन जो हमारा है 3x + 4y = 10, तो इसको जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं और दूसरे इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दूसरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्वाभाविक है 2 हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 दूनी 4x - 2 दूनी 4y और इक्वल टू 2 दूनी 4, और इस स्थिति में हम इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं 3।
अब देखें, अब ये 4y और 4y और यही हम लोगों को विलोपन विधि में करना रहता है और ये दोनों हमारा समान टर्म बन गया है। अब क्या करेंगे, एक टर्म हमारा प्लस में है और दूसरा टर्म माइनस में है और हम पिछले लेक्चर में बात किए थे कि विलोपन विधि में दो समीकरणों का अलग अलग स्थान पे कभी हम जोड़ेंगे और कभी घटाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि पहला इक्वेशन में हमारा ये टर्म प्लस 4y है और तीसरे इक्वेशन में ये टर्म हमारा निकल कर आया माइनस 4y। और स्वाभाविक है कि अगर दोनों टर्म अपोजिट साइन लिए हुए हैं तो हम इस परिस्थिति में उन दोनों समीकरणों को योग करेंगे, जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे साइन दोनों का समान रहता, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, या ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो उस परिस्थिति में हम एक समीकरण को दूसरे समीकरण से घटाएंगे। एक चीज ध्यान में रखें, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को जोड़ना है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और तीसरा इक्वेशन है हमारा 4x माइनस 4y और इक्वल टू 4। और जोड़ना है, क्योंकि घटाना रहता है तब चिन्ह बदलते हैं और जोड़ना रहता है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। तो ये 3x इसका चिन्ह प्लस में है और इसका भी चिन्ह प्लस में है, तो 3x एंड प्लस 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 3x प्लस 4x, ये हो गया हमारा 7x। अब यहाँ पे देखें, ये प्लस 4y और यहाँ माइनस 4y, तो ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा और फिर इक्वल टू 10 और 4 इसको भी जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 7x इक्वल टू 14। और अब x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 14/7, 7 दूनी 14, तो x का मान हमारा निकल कर आया यहाँ पे 2। जब x का मान हमारा 2 निकल गया, अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, 1 और 2 और ये 3। अब यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में हम मतलब इसका मान रखकर y का मान हम निकाल सकते हैं। तो इन तीनों इक्वेशन में अगर हम ध्यान दें, सबसे आसान इक्वेशन जो हमको लग रहा है वो इक्वेशन 2 है। वो इसलिए चुनते हैं कि हमारा समय थोड़ा सा कम बचे कैलकुलेशन में, इक्वेशन 2 में रखने पर। और इक्वेशन 2 हमारा है 2x माइनस 2y और इक्वल टू 2, और x का मान हम लोग निकाले हैं और वो है हमारा 2। तो ये 2 इंटू 2 x का मान माइनस 2y और इक्वल टू 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 2y और बराबर 2, माइनस 2y और 2, और इस पर 4 को इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस में, और माइनस 2y और प्लस और माइनस, माइनस 4 में 2 को घटाएंगे तो 2 और चिन्ह माइनस का होगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 2y, और ये इम्प्लाई का चिन्ह हम लोग भूल जाते हैं, और तब जाकर हमारा ये 2y बराबर 2 और y बराबर तब क्या हो जाएगा 2/2, ये कैंसिल, और इसलिए y बराबर हमारा 1। और इस तरह से हम क्या देखें कि इस विधि में, विलोपन विधि से हम हल करने के उपरांत x का मान हमारा 2 और y का मान हमारा 1 था, और यही हमको निकालना था और यही हमारा आंसर है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 1 का ही ये तीसरा क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी हम लोग विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों का हल कर x और y का मान हम लोगों को निकालना है। पहला इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये सामान्य रूप जो इक्वेशन का होता है उस रूप में है, और हम यहाँ पे इस इक्वेशन का नाम 1 दे देते हैं। और दूसरा इक्वेशन जो सामान्य रूप होता है वैसा नहीं है, उस फॉर्म में उसको लिख देते हैं। सबसे पहले ये 9x और 2y को इधर लेके आएंगे माइनस 2y, और ये हमारा अचर पद इधर है तो इसको भी इधर कर लेते हैं, और ये -7 और इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन।
9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, अब हमारा फोकस रहता है विलोपन विधि में कि टर्म्स को समान कर दें, है ना, और जितना आसानी के साथ अलग दोनों समीकरण में वो पद चाहे वो x और y हो समान हो जाए, तो उस वे को हम लोगों को चुनना है। अब यहाँ पे देखें, ये 3x है और दूसरे इक्वेशन में हमारा 9x है, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर इक्वेशन एक को अगर हम 3 से गुना कर दें तो हमारा 3x इंटू 3x अब क्या हो जाएगा, ये 9x। तो उस परिस्थिति में बहुत आसानी के साथ ये दोनों टर्म हमारा सेम हो जाता है। y को अगर करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ जो गुणांक है 5 और 2, तो यहाँ पे 5 को फिर 2 से तब जाकर वो मतलब दोनों टर्म समान आएगा। इसलिए इस परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन एक को ही हम लोग 3 से गुना करते हैं और तब इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, जब इक्वेशन एक को 3 से गुना करते हैं तब ये और 3 और ये 3, चूंकि ये टर्म जो है ना जितना भी पद है उसके साथ वो गुना होगा, तो 3 तिया 9, 9x, फिर 5 तिया 15, 15y और 4 तिया 12 माइनस 12 और इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का नाम हम लोग 3 दे देते हैं। ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब यहाँ पे इक्वेशन और 2 और 3 जब हमारा दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं कि 9x और 9x दोनों पद हमारा समान। अब यहाँ पे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इक्वेशन 2 को ही 3 में घटाइए, ये आप 3 को 2 में भी घटा सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में घटाते हैं, और चूंकि क्यों घटाना है, क्योंकि दोनों का पद हमारा क्या है, वो चिन्ह जो है वो समान है, इसका भी प्लस और इसका भी प्लस, और इसीलिए इस परिस्थिति में कैंसिल कराना है तो माइनस के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और इक्वेशन 2 है हमारा 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, और तीसरा इक्वेशन है हमारा 9x माइनस 15y माइनस 12 और इक्वल टू 0। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, इसलिए चिन्ह बदलेगा सबका, इसका माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस। और हम जान रहे हैं कि जब घटाना पड़ता है तो दूसरे वाले इक्वेशन का जो चिन्ह है उसका कोई मतलब नहीं रहता है, मतलब जो चिन्ह बदल गया होता है और वही साइन को लेकर चलना है। तो ये प्लस में और 9x माइनस में, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2y, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस 2y और फिर प्लस 15y, ये माइनस और प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 15y में 2y घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 होगा, 13y, और चिन्ह किसका होगा, जो बड़ी संख्या है, क्योंकि अब 15y का जो चिन्ह है वो प्लस में है, इसलिए इसका चिन्ह भी प्लस में होगा। अब ये माइनस और प्लस, माइनस और 12 में 7 घटाएंगे तो 5, और ये 5, और इसका जो चिन्ह होगा वो प्लस में ही होगा, क्योंकि 12 का चिन्ह प्लस में है और ये 0। अब हमारा निकल कर आया 13y प्लस 5 बराबर 0। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 13y और इक्वल टू ये माइनस 5 और y बराबर माइनस 5 बटे ये 13, ये y का मान हमारा निकल कर आया माइनस 5 बटे 13। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान हम देखते हैं इक्वेशन 1, 2 और 3 में सबसे आसान जो हमको दिख रहा है वो इक्वेशन हमारा एक ही है, और y का मान अब इक्वेशन 1 में हम लोग रखते हैं। इक्वेशन 1 में रखने पर, और इक्वेशन 1 है हमारा 3x और माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और y का मान हमारा निकल कर आया है माइनस 5 बटे 13। तो ये 3x माइनस 5 और y का मान
-5/13 और -4 = 0। अब इसको आगे हम लोग और बढ़ाते हैं 3x। अब जब इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये 5 और 5 मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस का चिन्ह अंदर है और बाहर भी माइनस है, इसलिए ये प्लस में हो जाएगा और 25 25/13 और -4 = 0। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x = क्योंकि x का मान निकालना है, जो भी टर्म्स है हमारा इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये प्लस है तो ये -25/13। तो 3x = अब एलसीएम लेंगे तो 13 13 × 52 और ये हमारा 25। 3x = अब इसको घटाएं 7 5 12 2 1 3 3 2 5 और फिर ये 13। अब x बराबर अगर हम लिखें तो 23 और ये 3 जो इसके साथ है 13 और इधर आ जाएगा ये, तब x बराबर 27/13 = 39। तो x का मान 27/39 और y का मान हमारा -5/3। x बराबर 27/39 और y का मान हमारा -5/13 और यही हमारा आंसर हुआ और यही निकालना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखें, जो हम लोग यहाँ पे x का मान 27/39 है ना निकाले हैं, क्योंकि हमेशा जो भी आपका भिन्न रहे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए। अगर दोनों में किसी भी संख्या से वो भिन्न कट रहा है तो उसको काटना है, तो इसलिए यहाँ पे 3 से 3 9 27 और फिर 13 3 39, ये 27/39 के बदले में 9/13 लिखा जाए तो ये ज़्यादा उपयुक्त है। इसलिए यहाँ पर हम लोग 27/39 को 9/13 लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9/13 x का मान 9/13 और y का मान हमारा -5/13, तो ये आंसर ज़्यादा सही है। चलिए आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 पे, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है एक नंबर का, चौथा क्वेश्चन। और क्वेश्चन है x/2 + 2y/3 = -1। ये हमारा पहला इक्वेशन दिया हुआ है और हम इक्वेशन को देखकर कह सकते हैं कि सामान्य रूप तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का होता है, वैसा नहीं है। तो सबसे पहला काम हम लोगों का इसमें यही रहेगा कि इस इक्वेशन को हम लोग समान रूप में लेके आते हैं। समान रूप में लाने के लिए आप दोनों टर्म को, अगर हम आगे बढ़ें तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम अगर हम निकालें तो कितना होता है, 6 होगा और फिर 2 3 6 और फिर 3x और प्लस 3 दूनी 6, 2 बचा और फिर 2 दूनी 4, ये 4y और फिर बराबर -1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x + 4y और इक्वल टू यानी कि -1 और इंटू 6। तब ये 3x और प्लस 4y इक्वल टू ये -6, ये हमारा पहला इक्वेशन। और अब ये 3x + 4y इक्वल टू -6 हमारा पहला इक्वेशन हमारा निकल गया। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा इक्वेशन हमारा कैसा है। और दूसरा इक्वेशन है हमारा x - y/3 और इक्वल टू 3, और ये भी समान रूप में नहीं है तो इसको भी हम समान रूप में लाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो 3
और यहाँ कुछ नहीं है बटे 1, तो ये भागफल 3 होगा, तो 3x माइनस 3 और 3 तो 1 हो गया, और 1 इन y तो y ही रहेगा, और इक्वल टू ये 3, तो 3x माइनस वाई और इक्वल टू ये हमारा 9। अब ये समान रूप में हमारा आ गया। अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब हम लोग देखें तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एक टर्म ऑलरेडी हमारा समान है। यहाँ पे देखें ना, ये 3x है और दूसरे इक्वेशन में भी 3x है, और ऑलरेडी ये समान है, तो अब इक्वेशन में किसी संख्या से गुना करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम घटाएंगे तो ये टर्म हमारा आसानी से कैंसिल हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 ये माइनस इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, और दूसरा इक्वेशन है हमारा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। और घटाना है तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और इसीलिए ये प्लस और ये माइनस ये टर्म हमारा कैंसिल होगा। ये प्लस और प्लस प्लस होगा, तो 4y प्लस वाई, और ये 5y, और इसका चिन्ह प्लस ही में रहेगा, और फिर ये बराबर और माइनस प्लस, तो 9 6 15, और चिन्ह इसका माइनस में। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5y और बराबर माइनस 15 निकल कर आया, और हम लोगों को चाहिए y का मान, तो माइनस 15 और बटे 5, तो 5 दिया 15, तो y का मान हमारा निकल कर आया माइनस 3। y का मान हमारा माइनस 3। अब हमको क्या करना है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर हम देखें तो है ना, तो हमको लग रहा है कि इसमें से हमारा इक्वेशन 2 ज़्यादा आसान है, इसलिए y का मान इक्वेशन 2 में रखते हैं। इक्वेशन 2 में रखने पर, और इक्वेशन 2 है हमारा 3x माइनस वाई और इक्वल टू 9, और y का मान हम लोग निकाले हैं ना माइनस 3, ये 3x माइनस और y का मान ऑलरेडी हमारा माइनस 3 निकला है, तो इसलिए माइनस में है, ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और बराबर ये हमारा 9, तो ये 3x, और हल करने के लिए ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर माइनस और बाहर, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में प्लस 3 और इक्वल टू ये 9, और 3x बराबर ये 9, और इस 3 को ब्रैकेट इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस, तो 3x और बराबर 9 में 3 घटा, तो ये हमारा 6, और अब क्या हो जाएगा x बराबर 6 बटे 3, और 3 दूनी 6, और x का मान हमारा निकल कर आया ये 2, x का मान 2, और हम लोग y का मान यहाँ पे ऑलरेडी निकाले हुए हैं, तो x बराबर 2 और y का मान हमारा माइनस 3, और यही हमारा आंसर हुआ, और यही निकालना था। और ये क्वेश्चन नंबर 1 का लगभग टोटल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। कुछ नया टर्म्स इस क्वेश्चन में आया है और हम लोग इसको समझते हैं। पहले इक्वेशन को देख लेते हैं, और दो में भी कई क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वो भिन्न क्या है? चूंकि भिन्न मान लेते हैं हम लोग, पहले माना कि भिन्न
एक्स बटे वाई है, ये हम लोग मान लेते हैं। अब इस स्टेटमेंट के अनुसार क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, और हम जान रहे हैं कि भिन्न का ऊपर वाला टर्म अंश और नीचे वाला टर्म हर कहलाता है, और ये कह रहा है कि जो आपका अंश है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो x में हम लोगों को कह रहा है कि आप एक जोड़ दीजिए, ये लीजिए हम जोड़ दिए x प्लस 1, और हर में एक घटा दें, और हर y है और y में एक को घटाना है, क्वेश्चन कह रहा है। तो विन एक में बदल जाता है, जो पहले था अब वो बदल के ये हो जाता है ये एक। ये ऐसा स्टेटमेंट क्वेश्चन में कह रहा है। और फिर इस इक्वेशन, ये जो सिचुएशन है, अब इसको इक्वेशन के रूप में बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1 और ये वाला टर्म है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x प्लस 1 और फिर यानी कि 1 इंटू वाई माइनस 1 यही होगा। तो x प्लस 1 बराबर ये y माइनस 1 होगा ये। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ये x और y को टर्म इधर लेके आते हैं, ये माइनस वाई और फिर ये प्लस 1, ये प्लस 1 और फिर इस 1 को भी इधर लेके आए प्लस 1 और बराबर तब ये 0। एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं इसको हम लोग, x माइनस वाई और 1 और 1 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हम लोग इसको इक्वेशन एक नाम देते हैं। अब ये समान रूप में इक्वेशन जैसा दिख रहा है, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आगे का सिचुएशन देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें, और अंश की बात नहीं कर रहा है, तो अंश का मतलब है कि जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, तो ये x और हर हमारा y, यदि हर में एक जोड़ दें और तब हर में हमको एक जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दिए तो वह 1/2 हो जाता है, और भिन्न की जो पहले स्थिति है अब वो चेंज होकर 1/2 हो जाती है, ये 1/2। और फिर हम लोग इसको इक्वेशन के फॉर्म में लाते हैं, तब क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x के साथ और y प्लस 1 के साथ, तो 2x और बराबर हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 1 यानी कि इंटू 1, यही ना होगा, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल टर्म हमारा y प्लस 1 ही रहेगा। अब ये 2x ये माइनस वाई और 1 को इधर लेके आए माइनस 1 और फिर ये बराबर 0, और ये हमारा इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, अब दोनों इक्वेशन को देखते हैं। तो इक्वेशन एक, हाँ एक चीज यहाँ पे था उसको पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन पे क्या कर रहा था कि ये जो समीकरण आपका बना, कह रहे कि अगर इसका अस्तित्व है, अस्तित्व हो तब आप विलोपन विधि से इसका हल करें। तो यहाँ अस्तित्व का अर्थ क्या है, अस्तित्व का मतलब क्या है, हम लोग पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो इसमें से 3 स्थिति उत्पन्न होती है। एक हम कि अगर दोनों समीकरण को अगर हल करें तो एक मान यानी x और y का एक एक मान आएगा। दूसरी स्थिति में कि उस इक्वेशन का कई मान निकलेगा अनगिनत, और तीसरी स्थिति ऐसी थी कि वो दोनों समीकरण से कोई भी मान हमारा नहीं निकलेगा। यहाँ अस्तित्व का मतलब है वो दोनों स्थिति, कौन वाली स्थिति, ये a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, और इसकी दूसरी स्थिति थी, याद करें तो ये थी a1 बटे a2 और इक्वल टू b1 बटे b2 और इक्वल टू c1 बटे c2। अब ये दोनों स्थिति को हम लोग एक टर्म से जानते थे कि ये समीकरण के युग्म संगत हैं। संगत का मतलब है कोई न कोई मान, कोई न कोई हल हो, चाहे एक हल हो या अनगिनत हो। तो इस दोनों इक्वेशन को हम लोग देख लेते हैं कि ये संगत है या असंगत है। तो असंगत के लिए हाँ, एक ये तो हो गया
कि अगर ये दोनों स्थिति होती है तो हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। अगर ये वाली स्थिति होगी यानी a1/a2 और फिर इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, पिछले लेक्चर को अगर याद करें तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये स्थिति होती है दो समीकरण का अगर ये स्थिति को वो शर्त को फुलफिल करता है तो हम देखेंगे कि इससे कोई हल नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं निकलता है कि वो दोनों समीकरण से जो सरल रेखा प्राप्त होता है वो समांतर होता है। जब वो कभी आपस में मिलेगा ही नहीं तो फिर इसका हल भी नहीं होगा। ये क्लियर है। तो अस्तित्व का मतलब क्या हो गया कि समीकरण का हल निकलना चाहिए, चाहे वो प्रतिच्छेदी हो अगर हम ग्राफ की भाषा में बोलें, या फिर संपाती हो यानी एक हल या अनेक हल। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण ये कौन सी शर्त को फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ a1/a2 देख लेते हैं हम लोग। a1/a2, a1 का मान हमारा x के साथ जो संख्या गुणांक के रूप में है वो 1 है और a2 यहाँ पे हमारा ये 2 है। और फिर b1/b2 ज्ञात करते हैं, b1/b2 और b1 -1 और b2 ये भी -1, ये 1 1 कैंसिल। तो हमारा एक चीज़ तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि ये वाली स्थिति हो रही है कि a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2। देख रहे हैं ना, a1/a2 का मान हमारा कितना आया 1/2 और 1/2 क्या 1/1 या 1 के बराबर हो सकता नहीं हो सकता है। इसलिए ये स्थिति इसका मतलब है ये यानी कि अगर हल करें हम लोग तो एक हल निकलेगा। इसका मतलब है कि इस समीकरण का अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो इसका मतलब है विलोपन विधि से अब इसका हल करेंगे। ये क्लियर हो गया ना। और इस तरह से उसको दिखा दिए और कहेंगे कि ये समीकरण का अस्तित्व है, यानी कि ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और क्या आया था 1/2 और नॉट इक्वल टू 1, इसलिए समीकरण है ना का अस्तित्व है। अब विलोपन विधि से हल करने की बात के बारे में सोचते हैं। इक्वेशन 1 में हम देख रहे हैं कि x और y के टर्म में है और दूसरा इक्वेशन 2x - y। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये y का टर्म जैसा इक्वेशन 1 में है और वैसा ny और इधर भी y। इसका मतलब है कि ये आसानी के साथ हमारा ये टर्म चूंकि बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा। अब चूंकि दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में और ये माइनस है, इसका मतलब है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। x - y 2x - y और -1 और इक्वल टू 0। और चूंकि घटाना है चिन्ह बदलेंगे और ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस। अब यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस और हम जाने प्लस माइनस माइनस, तो 2x में x को घटाएंगे तो x, और क्योंकि 2x बड़ा टर्म में चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस रहेगा और ये माइनस और ये प्लस ये टर्म कैंसिल होगा और यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो 2 और 1 कितना हो गया ये 3 और चिन्ह इसका प्लस रहेगा और इक्वल टू इधर प्लस में रहे या माइनस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 इधर हमारा। तो अब क्या देखें हम लोग कि x - x + 3 इक्वल टू हमारा 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि -x बराबर तब लिखेंगे तो ये -3 होगा, यानी कि 0 -3 तो -3, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर हमारा ये 3। अब चूंकि x का मान हमारा निकल गया तो आप आसानी से y का मान हम लोग निकाल लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेरिजन करें तो प्रथम दृष्टि में लग रहा है कि इक्वेशन 1 ज़्यादा आसान है, इसलिए इक्वेशन 1 ही में मान को रखते हैं। x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, और इक्वेशन 1 है हमारा x - y और +2 इक्वल टू 0, और हम लोग मान ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि इसका x का मान 3,
तो 3 रखते हैं, 3 माइनस वाई और ये प्लस 2 और इक्वल टू 0, और ये माइनस वाई, ये प्लस 3 और ये प्लस 2, ये इतना लिखना अनावश्यक है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं इसको। ये माइनस वाई, ये प्लस 3 और ये प्लस 2 दोनों संख्या है, इसलिए आपस में जुटेगा, इसलिए ये प्लस 5 और इक्वल टू 0, और हम अगर लिखें इसको माइनस वाई तो बराबर क्या हो जाएगा, -5, 5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस होगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल होगा, और इसलिए y बराबर हमारा क्या निकला, ये 5। तो x का मान हमारा निकल कर आया था x बराबर 3 और y बराबर 5, और इस विलोपन विधि से इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करने के उपरांत हमारा आंसर आया x का मान 3 और y का मान 5। एक चीज यहाँ पे देखें, चूंकि हम लोग क्वेश्चन क्या था, भिन्न हम माने थे, x और y को अलग ढंग से लिखना ज़्यादा उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि भिन्न को माने x बटे y और मांग भी रहा है वो आप भिन्न ज्ञात करें, तो इसका मतलब है कि हमारा भिन्न क्या होगा, ये x बटे y, ये माने थे ना x बटे y, और x का मान हमारा निकल कर आया 3 और y का मान 5, तो इसको इस रूप में लिखा जाए कि 3 बटे 5, ये हमारा ज़्यादा उपयुक्त होगा, और ये हमारा 3 बटे 5 आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, ये दूसरा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन का हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, फिर भी देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ऑलरेडी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। अगर हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आए, यहाँ पे क्या करें कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो यहाँ पे एक शब्द जरूर लिखना है, वो वर्तमान में, ये नहीं कि 5 साल पहले। नूरी की आयु वर्तमान में, क्योंकि मान रहे ना, माना कि नूरी की आयु वर्तमान में ये x है, x वर्ष कर देते हैं, x वर्ष है, और दूसरा कौन है, और सोनू, और वर्तमान में इसकी आयु ये y वर्ष है। अब इक्वेशन हमारा बनाना आसान हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, स्वाभाविक है 5 वर्ष नूरी की आयु, आज अगर x है तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो ये 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु x - 5 होगी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी, और सोनू की आयु का 3 गुना, और y - 5 यही होगा, यानी कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y - 5, और इसकी जो आयु है इसका 3 गुना है, किसका, ये नूरी की आयु, और इक्वेशन ये बनेगा x - 5 बराबर 3y और -15, तो x - 3y और -5, इक्वेशन ये इस तरफ माइनस है और इसको इधर, इस संख्या को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और बराबर 0। ये x - 3y और माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा +10 और इक्वल टू 0। अब ये समान रूप में है, अब इसलिए यहाँ पे हम लोग नाम देते इक्वेशन 1। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगी, यानी कि x + 10, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, और ये y + 10 के, यानी कि जो उसकी उम्र होगी सोनू की उम्र, तो उस स्थिति में 10 साल के बाद की बात हो रहा है कि इसकी उम्र का 2 गुना हो जाएगा, मतलब नूरी की उम्र। अब इसको हम लोग सामान्य रूप में लाते हैं, ये x + 10
बराबर 2y और प्लस 10 दूनी 20, ये x माइनस 2y और ये प्लस 10, ये माइनस 20 इक्वल टू 0, और x माइनस 2y प्लस और माइनस माइनस, तो ये माइनस 10 और इक्वल टू 0। अब ये समान रूप में है। अब हम इस इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। हाँ, एक चीज़ फिर हम लोग चेक कर लेते हैं कि समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। तो समीकरण के अस्तित्व के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं a1 बटे a2 बराबर a1 बटे a2, इक्वेशन 1 यहाँ पे हमारा, तो इसका मतलब है a1 का मान यहाँ पे 1 और a2 का मान फिर हमारा यहाँ पे 1 यानी 1 बटे 1, और b1 बटे b2, b1 बटे b2, b1 का मान हमारा -3 और b2 का मान हमारा -2, तो ये 3 बटे 2, और चूँकि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, इसलिए हम कहेंगे कि समीकरण का अस्तित्व है। लिख दीजिए रिजल्ट में अस्तित्व है। जब ये अस्तित्व है तो फिर विलोपन विधि से हमको हल करना है। अब आइए दोनों इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, x और x, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म हमारा समान रूप में है, यानी यहाँ पर भी x है और दूसरे इक्वेशन में भी x है, और चूंकि दोनों इक्वेशन में जो x है दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए इक्वेशन एक यानी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से घटाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इक्वेशन 1 को ही घटाते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 हमारा x माइनस 3y और प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन हमारा x माइनस 2y माइनस 10 और इक्वल टू 0। ठीक है, घटाना है, चिन्ह बदलेगा, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये टर्म कैंसिल होगा हमारा। अब ये माइनस प्लस माइनस, तो 3y में 2y को घटाएंगे, स्वाभाविक है y बचेगा, और चूंकि 3y बड़ा टर्म में चिन्ह माइनस है इसलिए ये माइनस रहेगा, फिर प्लस प्लस और 10 और 10 20, और चिन्ह प्लस का ही रहेगा और बराबर इधर 0। अब यहाँ माइनस वाई और प्लस 20 इक्वल टू 0, इसलिए हम लिख सकते हैं माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया हमारा, तो y का मान हमारा 20 आया। अब इस y के मान को हम लोग अब देखते हैं कौन सा इक्वेशन ज़्यादा आसान हमारा है। 3y, और लगभग दोनों एक जैसा ही है। अब हम लोगों को y का मान इक्वेशन 1 ही में रखते हैं। y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर और इक्वेशन 1 है हमारा x माइनस 3y प्लस 10 और इक्वल टू 0, और मान हम लोग निकाले हैं y का, तो x माइनस 3y और y का मान हमारा 20 निकल कर आया था, और प्लस 10 इक्वल टू 0, ये x माइनस 20 दिया 60, और ये प्लस 10 और इक्वल टू 0, और इक्वेशन को आगे बढ़ाएं तो हमारा निकल कर आता है ये x माइनस, और ये माइनस 60 और ये प्लस 10 है, और माइनस और प्लस माइनस, तो 60 में 10, तो ये माइनस 50 हो गया और इक्वल टू 0, और इसलिए x बराबर ये हमारा 50, तो x बराबर 50
और y का मान हमारा निकल कर आया था कितना, 20। और ये क्योंकि वर्ष माने हुए हैं ऑलरेडी हम लोग, x वर्ष और y वर्ष, तो x माने थे नूरी की आयु, यानी कि नूरी की आयु जो निकल कर आया यहाँ पे वो 50, और y का मान यानी कि सोनू की उम्र 20 वर्ष, और यही हमारा ये आंसर है, x बराबर 50 और y बराबर 20। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पे कुछ चीज़ें ध्यान रखने की है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। अगर हम दो अंकों की संख्या की अगर हम बात करें तो जब भी हम मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे मालूम नहीं है दो अंकों की संख्या, वो हमारा 81 हो सकता है, 18 हो सकता है, 10 हो सकता है या 21 हो सकता है, तो यहाँ पे हर हाल में हमको दो चर पद तो मानना ही पड़ेगा, एक दहाई अंक और इकाई अंक। तो हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी अगर हम माने दो अंकों की संख्या तो उसको हम लोग 10x प्लस वाई के टर्म में नाम, क्योंकि सिर्फ x प्लस वाई तो उससे नहीं होगा दो अंकों की संख्या। अगर x 9 होगा और दूसरा 3 हो जाएगा, या फिर अगर ये 6 हो जाए और ये 3, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक अंक की संख्या बनेगी। इसलिए जब भी हम माने दो अंकों की संख्या को तो वो 10x यानी कि ये इकाई और ये हमारा दाही अंक। तो हम लोग यहाँ पर किस तरह से मानकर चलें, अब आते हैं हम लोग मानते हैं कि माना कि इकाई अंक y है और वो हमारा x है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट के अनुसार हम दो अंकों की संख्याओं के योग, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग। अंक अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा x और ये y, और वो 9 के बराबर है, ये 9 है, और इसको हम इक्वेशन एक नाम देते हैं। इस संख्या का 9 गुना, अब यहाँ पे संख्या की बात हो रही है, संख्या की अंक की बात नहीं हो रही, इसलिए यहाँ इसको समझना ज़रूरी है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो संख्या हम लोग यहाँ पर माने हैं संख्या का 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना हो जाएगा हमारा, यानी कि 10x और प्लस y, दहाई x माने हैं इसलिए x यहाँ पे, और कह रहा है कि ऑलरेडी यही संख्या है हमारा, इसका 9 गुना, संख्या का 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने से, अब संख्या के अंकों को पलट दे रहे हैं तब क्या हो जाएगा, y मतलब दाई पे और x इकाई पे, तब वो संख्या क्या बन जाएगा, यानी कि 10y और ये प्लस x। और इस स्थिति में संख्या का 2 गुना हो जाता है, यानी कि ये संख्या का ये 2 गुना। अब बात समझ में आ रही है, कह रहे कि जो अंक आपका है, अगर हम यहाँ पे अंकों को अगर छोड़ के बात करें तो वो दो अंकों की संख्या को अगर हम करें तो ये हमारा संख्या ये होगा 10x प्लस वाई। लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इनके अंकों का योग, इसलिए यहाँ पर हम लोग 10x नहीं लेकर के x और प्लस वाई, चूँकि क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसे ही करेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 9। अब फिर कह रहा है कि अंक क्या है हमारा, यही है ना 10x प्लस वाई, तो कह रहा है कि इस अंक का 9 गुना, और फिर अंकों को जब पलट देते हैं तब ये 2 गुना, तब आपस में ये बराबर होता है। अब इसको हम लोग इक्वेशन के तौर पे बनाते हैं, तो 10 और 9, 10 9 90x और प्लस 9y और बराबर 10 दूनी 20y और ये प्लस 2x। अब इसको x वाले टर्म को एक तरफ लाते हैं, ये 90x माइनस 2x प्लस 9y और माइनस 20y और इक्वल टू 0, सारे टर्म्स को उधर लेके गए इसलिए यहाँ पे 0 बचा। अब 90x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस इसलिए घटेगा ये 88x और प्लस माइनस माइनस, तो 20 में 9
तो ये -11y और इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस टर्म में कुछ न कुछ कॉमन है हमारा। अगर 11 को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 × 88x माइनस वाई और इक्वल टू 0। इसलिए 8x और माइनस वाई और इक्वल टू 0। और फिर एक चीज़ अक्सर हम लोगों का छूट जा रहा है और वो है इम्प्लाई। अब 8x माइनस वाई, चूँकि ये 11 दूसरे तरफ जाएगा तो 0/11, इसलिए यहाँ पे हम लोग 0 लिखे। 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोग कंपेरिजन करते हैं, x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0। अब ये दो समीकरण हमारा प्राप्त है। अब हम आसानी से विलोपन विधि द्वारा x और y में से किसी एक का मान निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, विलोपन विधि में हमको ये देखना रहता है कि दोनों इक्वेशन का एक टर्म समान हो। और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे y और यहाँ पर भी y, और इसलिए हम आसानी से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तब क्या करेंगे, एक चीज़ देखना है यहाँ पे कि पहले इक्वेशन में y हमारा प्लस चिन्ह है और दूसरे इक्वेशन में y माइनस। जब ऐसी स्थिति होती है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देंगे, तब आसानी से हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को जोड़ रहे हैं। इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 9 और दूसरा इक्वेशन है हमारा 8x माइनस वाई और इक्वल टू 0। अब जोड़ रहे हैं तो ये प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और 8x ये x, ये हमारा 9x और इधर 9 और 0 9। अब हम लिख सकते हैं x बराबर 9/9, ये हमारा कैंसिल, तो x का मान हमारा निकला 1। अब हम x का मान इक्वेशन 1 में रखते हैं। इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन 1 पे रखते हैं तो x प्लस वाई बराबर हमारा 9 है और x का मान हमारा 1 निकला, 1 प्लस वाई और बराबर 9, और y बराबर तब हो जाएगा 9 माइनस 1 और y इक्वल टू 8। ये हमारा y का भी मान निकल गया और x का भी मान हमारा निकल गया। अब हम लोग आते हैं और पूछ रहे हैं कि वो संख्या क्या है, और वो दो अंकों की संख्या, और वो संख्या हमारा है 10x और प्लस वाई 10x, और x का मान हम लोग निकाले हैं 1, तो 10 इंटू 1 और प्लस y का मान हमारा 8, तो 10 और फिर ये 8 और ये 10 18, और दो अंकों की संख्या जो हमको मांगा गया था, और ये दो अंकों की संख्या 18, और यही हमारा आंसर हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, और ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार का नोट है, एक है 50 रुपये और दूसरा 100 रुपये का। अब यहाँ पे अगर हम 50 रुपये मानना पड़ेगा कि माना कि 50 रुपये के नोट x हैं और 100 रुपये के नोट y हैं, और फिर तब हमारा इक्वेशन आसानी से बन जाएगा। 50 रुपये के x नोट यानी कि संख्या, x और y का मतलब यहाँ संख्या है, हो सकता है 10, 20 या 25, ये संख्या की बात हम लोग कर रहे हैं। और क्या करेगा, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट, और
और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अच्छा, अब यहाँ पे दो प्रकार का नोट है, एक 50 रुपये का और ये 100 रुपये वाले नोट। अब हम चूंकि मान चुके हैं कि 50 रुपये के एक्स नोट हैं, तो इसका मतलब है कि खजांची जो रुपया वापस किया है तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी। अगर एक्स का मतलब है 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो 50 रुपये के नोट को अगर हम संख्या से गुना करें तो वो उतना नोट आ जाएगा। तो 50x लिखते हैं और फिर 100 रुपये का नोटों की संख्या y है, और इन दोनों को जब आपस में मतलब जोड़ेंगे ये उस करेंसी ये उस यानी कि ये टोटल जो अमाउंट होगा वो इसका 2000 होगा। 2000। यहाँ समझने की बात क्या है कि ये हमारा x संख्या है, तो 50 और x, तो ये उतना रुपया आ जाएगा। फिर 100 रुपये का वाई नोट, और इन दोनों को आपस में जब जोड़ेंगे तो नेचुरली जितना नोट चाहिए वही होगा ना, 2000। तो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ कॉमन हमारा आएगा, कॉमन को हम बाहर कर लेते हैं और ये हो जाएगा, और ये 50 और ये 50 कैंसिल, तो x प्लस 2y और इक्वल टू 40। ये हमारा इक्वेशन 1। अब दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा। अब ये कह रहे हैं कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है हम लोगों को कि ये 50 रुपये का एक्स नोट और 100 रुपये का वाई नोट, और वो कह रहा है कि ये दोनों नोट मिल करके मतलब वो नोट की जो संख्या होती है वो है 25। ये x प्लस वाई बराबर 25, और यही हमारा इक्वेशन 2 बनेगा। अब आसानी के साथ हम लोग हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में x है और दूसरे इक्वेशन में भी x है और दोनों प्लस में है, इसलिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में घटा के हम आसानी से x को कैंसिल कर सकते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, x प्लस 2y इक्वल टू 40 और सही है, x प्लस 2y इक्वल टू 40, और दूसरा इक्वेशन है हमारा x प्लस y इक्वल टू 25। और हम लोग घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस, ये प्लस यहाँ माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस 2y में y को घटाएंगे तो y और बराबर, और ये प्लस और माइनस माइनस, 5 5 10 2 1 3 1 4 15, और चिन्ह 40 बड़ी संख्या है, इसका चिन्ह प्लस में, इसलिए प्लस में रहेगा। और तो हमारा y का मान निकल कर आया 15। अब यहाँ पे इस y का मान हम लोग इक्वेशन 2 में रखकर x का मान निकाल लेते हैं। y का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 है हमारा x और प्लस y इक्वल टू 25, और हमारा y का मान निकला हुआ है x प्लस y का मान 15 और ये 25, तो x बराबर हो जाएगा 25 और 15 दूसरी तरफ जाएगा माइनस में, इसलिए x बराबर, अब यहाँ पे यानी कि x हम लोग माने थे 50 रुपये का जो नोट की संख्या होगी वो 10, और 100 रुपये के जो नोट है और उसकी संख्या होगी 15, और यही हम लोगों को निकालना था और यही हमारा आंसर। अगर इन मान को अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये अमाउंट आपका 2000 रुपये के बराबर हो जाएगा, और यही निकालना था, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना भी पड़ेगा इस क्वेश्चन को।
अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। हमको लग रहा है कि पिछले लेक्चर में इस तरह का क्वेश्चन आया था, वो ऑटो हायर यानी कि टैक्सी हायर करने के बाद इसी तरह का क्वेश्चन था। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। अब क्या करना है, जैसे मान लिया कि लाइब्रेरी से मैंने बुक लिया पढ़ने के लिए, तो वो कह रहा है कि 3 दिन अगर आप बुक को रखते हैं तो हर हाल में आपको फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा, और 3 दिन के जैसे ही आगे आप रखते हैं उस बुक को, तो फिर उसके लिए आपको पर डे के हिसाब से अलग अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग मान कर चलते हैं कि माना कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया x मान लेते हैं और फिर अतिरिक्त दिनों का किराया y मान, तो फिर हमारा इक्वेशन आसानी से बन जाएगा। माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, किराए की बात कर रहे हैं ना, नियत किराया ये x रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन, और इसको हम लोग मान लेते हैं y रुपया। अब आगे देखते हैं। अब कह रहे कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, और सरिता एक लाइब्रेरी से पुस्तक लेती है और वो 27 रुपये और दिन है 7 दिन। अब इसको देखते हैं, 7 डेज के लिए ये पुस्तक लाइब्रेरी से ली है, तो 7 दिन का मतलब है कि ये 3 दिन के लिए उसको हर हाल में x रुपये तो देना ही पड़ेगा, और फिर चूँकि टोटल 7 डेज है और 3 दिन के लिए किराया वो x रुपये, तो इसका मतलब है कि 4 दिन और इसका बचता है जिसको इसका किराया देना है। तो अब इस को हम लोग इक्वेशन के तौर पे कैसे लिखें, और 3 दिन का किराया हो गया ये x, और फिर प्लस और शेष कितना दिन बचता है 4, और फिर 4 दिन के लिए चूँकि पर डे के हिसाब से है अतिरिक्त वो y रुपये, इसलिए 4 दिन का जो किराया देना पड़ेगा उसको 4y देना पड़ेगा, और ये दोनों मिलकर जो अमाउंट होता है वो 27 होता है, 27 रुपया। तो x + 4y = 27। क्लियर है? 7 डेज के लिए ये किताब ली है, तो 3 दिन के लिए, चूँकि 3 दिन के लिए माने हुए हैं x रुपया, इसलिए यहाँ पे 3x लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 दिन का नियत किराया हमारा x रुपये है, इसलिए ये x होगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे अतिरिक्त दिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि 4 दिन है और प्रत्येक दिन का y रुपये है, इसलिए 4 दिन का जो किराया होगा 4y होगा। x + 4y = 27। ये हमारा पहला इक्वेशन बना। आगे है, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, और एक दूसरी लड़की है सुसी, और वो एक पुस्तक लेती है और वो रख रही 5 दिन, तो 5 दिन का मतलब है कि 3 दिन के लिए x रुपये देना ही पड़ेगा, और फिर 5 दिन में 3 दिन नियत किराया, और फिर 2 दिन के लिए इसको जो पे करना पड़ेगा वो 2y, और फिर ये अमाउंट मिलकर ये हो जाएगा 21। तो x + 2y = 21, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बना। यही समझने की बात थी यहाँ पे, और बहुत आसानी के साथ हमारा देख रहे हैं कि 2 इक्वेशन हमको प्राप्त हो गया। अब आसानी से हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब चूँकि विलोपन विधि ही पे हम लोग बात कर रहे हैं, x + 4y यहाँ पर देख रहे हैं, ये x और x दोनों समान, दोनों का चिन्ह एक ही है, इसलिए हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में घटाकर आगे बढ़ेंगे ताकि वो कैंसिल हो जाए। इक्वेशन 1
में इक्वेशन 2 को घटा रहे हैं और इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस 4y इक्वल टू 27 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y और इक्वल टू 21। इसलिए प्लस माइनस यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ये x और ये प्लस में ये माइनस में, इसलिए ये कैंसिल हो गया और ये प्लस माइनस माइनस घटाना पड़ेगा, इसलिए 4y में 2y घटाएं तो ये 2y होगा और चिन्ह चूँकि टर्म 4y बड़ा है इसलिए चिन्ह प्लस ही रहेगा और इक्वल टू और प्लस माइनस माइनस, तो 27 में 21 को घटाएंगे तो ये हमारा 6, 27 बड़ी संख्या है इसलिए प्लस यहाँ पे रहेगा। अब 2y बराबर हमारा निकल कर आया 6 और इसीलिए y बराबर तब क्या हो जाएगा 6/2 और 2 तिया 6 और y का मान हमारा निकल कर आया ये 3। अब हम लोग इस y के मान को अब अगर देखें तो x प्लस 4y, तो इस मान को हम लोग y का मान को इक्वेशन 2 में रखते हैं, y का मान इक्वेशन 2 में रखने पर और इक्वेशन 2 है हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 21 और हम लोग y का मान निकाले हैं 2y तो 2 इंटू 3 और इक्वल टू 21, x प्लस 3 दूनी 6 और बराबर ये 21 और x बराबर 21 और माइनस 6, x बराबर 15। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाले, यानी कि प्रथम 3 दिन का जो किताब लेने के उपरांत जो मतलब पे करना है वो 15 रुपये और फिर अतिरिक्त दिन और y का मान जो हम लोग निकाले हैं यानी कि उसके बाद अतिरिक्त दिन के लिए मतलब 3 रुपये पे करना पड़ेगा, इसलिए x बराबर 15 और y बराबर ये 3 और यही हम लोगों को निकालना था। 3 दिन का नियत किराया 15 रुपये और उसके अतिरिक्त दिन का किराया पर डे के हिसाब से ये 3 रुपये और यही हमारा आंसर निकला।